तो आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ने थंबनेल में देखा ही होगा, क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का है और गेस किया गया चुना हुआ प्रश्न है। अगर यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो इन प्रश्नों में से हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। यह हमारा गारंटी है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन रिपीट करते हैं आपके एग्जामों में बार बार। और आप सभी विद्यार्थी का अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सभी विद्यार्थी जाइए और 2025 में जो पेपर दिया गया है वह पेपर जाकर देख लीजिए, क्योंकि 2025 में हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाए थे, चाहे वह संस्कृत हो या सोशल साइंस या साइंस हो या हिंदी हो, हूबहू सभी क्वेश्चन हमारा पढ़ाया गया लड़ा है 100%। तो आप सभी विद्यार्थी जाकर उसे ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, हम पे यकीन है, तो आप सभी विद्यार्थी पढ़िए ज़रूर। सभी क्वेश्चन लड़ेगा, जैसे 2025 में लड़ा है उसी प्रकार 2026 के भी पेपर में छपेगा, यह हमारा गारंटी है। और हम सभी क्वेश्चन को आपको 100% समझा देंगे, दिमाग में फिट कर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो हम इस तरह पढ़ा देंगे आपको से जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना आपको एग्जाम में, वो आपसे बन पाएगा। अगर आप सभी विद्यार्थी का अगर हम पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा 10 से 15 ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के देखिए, जो भी क्लास कराते हैं। अगर आप सभी विद्यार्थी को 10 से 15 ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्लास करते हैं, अगर पसंद आता है तो इस चैनल पर आप सभी विद्यार्थी पढ़ाई कीजिए, वरना नहीं कीजिए। डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात, अगर हम उसी प्रकार पढ़ाएंगे जो आपको समझ में 100% आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी मेरा आप क्लास ज़रूर कीजिए, मेरा कहा गया मानकर। और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हम लेकर आते हैं इस चैनल पर। तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पर, क्योंकि एके क्लासेस का सब्सक्राइब बहुत ही कम है। तो आप सभी विद्यार्थी को तो लग रहा होगा कि हाँ, इसका सब्सक्राइबर नहीं है, यह अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो आप सभी विद्यार्थी को तो ऐसा लग ही रहा होगा, हमको कहाँ तक अनुमान है तो मान सकते हैं। परंतु लेकिन आप सभी विद्यार्थी प्लीज़ सब्सक्राइबर हज़ार लाख करोड़ों में देखकर नहीं पढ़िए। जहाँ अच्छा कंटेंट अच्छा हो वहाँ जाकर पढ़िए, क्योंकि इम्पोर्टेंट जहाँ जहाँ अच्छा तरीके से आपका कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है वहाँ जाकर पढ़िए। जहाँ अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ आपके लिए फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो वही बात है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से समझ कर सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। और प्लीज़ अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है और मेरा पढ़ाई पसंद आएगा और तो आप सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी 2026 के लिए परीक्षा के लिए तैयारी कर पाए एके क्लासेस के साथ जुड़कर, और उनका भी बारीकी तरीके से तैयारी हो पाए और वो भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स से प्राप्त हो, यानी अच्छे मार्क्स ला पाए और उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई सभी समझ में आवे। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और मेरे भरोसा पूरा रहेगा कि आप सभी विद्यार्थी एके क्लासेस को फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो आज का क्लास अगर आप सभी विद्यार्थी प्लीज़ मेरा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से 15 कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो मेरा नाम बदल जाएगा, क्योंकि 100% हमारा गारंटी है कि आपको हम समझा कर छोड़ेंगे सभी क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव ये से हम सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव से हम सब्जेक्टिव। अगर आप सभी विद्यार्थी को अगर आप सभी विद्यार्थी अचंभित में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव से कैसे सब्जेक्टिव पढ़ा देगा, तो हम ऐसे इस तरह तरीके से बताएंगे ना, और आपको इस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि आपको दिमाग में 100% डायरेक्ट टू डायरेक्ट चल जाएगा। और अगर जो सब्जेक्टिव में पूछा था आपको से बिन देख ले बिन सुन ले पूरा बन जाएगा क्वेश्चन, पूरा 100% बन जाएगा। तो उसी प्रकार से हम पढ़ाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी को क्या करना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ अधिक समय नहीं लेते हैं और सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी तरीके से देखते हैं। तो आज के क्लास में टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है एक बार कह देते हैं, तो कितना ऑब्जेक्टिव है। तो आज के क्लास में टोटल 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि गेस किया गया संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो अवस्थित का अर्थ क्या होता है, पहले हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप सभी विद्यार्थी ध्यान से इंट्रोडक्शन अगर सुन लेते हैं तो आप सभी विद्यार्थी, हम वीडियो को लास्ट में वीडियो को शुरुआती में बता रहे हैं कि आप सभी विद्यार्थी मेरा कहा गया मान लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आंसर और उससे रिलेटेड बताएंगे और इंट्रोडक्शन देंगे। तो आपको ध्यान से सुनिएगा सभी इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम आपको बता देते हैं
तो आपसे पूछ देगा अवस्थित का अर्थ क्या होता है, तो आपको तो यह मालूम होगा, बहुत सारे विद्यार्थी का न भी मालूम होगा। तो अवस्थित का अर्थ होता है स्थित। क्या होता है, तो अवस्थित का अर्थ स्थित, यानी कोई भी वस्तु स्थित हो उसे अवस्थित कहा जाता है, यानी बसा हुआ कह सकते हैं आप, बसा हुआ किसी भी किनारे या आप समझ सकते हैं। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला होगा। वन का राइट आंसर बी वाला होगा, गंगा नदी का। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी मतलब पाटलिपुत्र यानी पटना कहाँ पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। तो पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम यही पटना है। और पटना का परिचिंतन नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो पटना का परिचिंतन नाम क्या है, तो यही पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम कौन कौन सा है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम कौन कौन सा है, वर्णन करे, यानी प्राचीन नामों का नाम लिखे। तो कौन सा है, तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, यह सभी पटना का पुराना नाम है। क्या है, तो पटना का पुराना नाम है। और पटना किस शब्द से बना है, तो यह पतनम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, तो यह पतनम शब्द से बना है पटना। यह क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है कि पटना किस शब्द से बना है, तो पतनम शब्द से बना है। और पटना के पालिका देवी कौन थी, तो पटना की पालिका देवी पटन देवी थी। कौन थी, तो पाटलिपुत्र के जो पालिका देवी थी वो पटन देवी थी। कौन थी, तो पटन देवी। क्या थी, तो पटन देवी थी। पटना के पालिका देवी कौन थी, तो पटन देवी थी। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास 2525 वर्ष पुराना है। कितना है, तो 2525 वर्ष पुराना है। थोड़ा सा खाना खा कर आए हैं इसलिए बफरिंग हो रहा है, आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। तो पटना का इतिहास यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। और पाटलिपुत्र में क्या क्या अवस्थित है, क्वेश्चन आता है 2 नंबर में लिखने के लिए। क्या आता है, तो 2 नंबर में लिखने के लिए आता है कि पाटलिपुत्र में क्या क्या अवस्थित है उसका नाम लिखे। यह क्वेश्चन 2024 के और 23 के दोनों पेपर में सब्जेक्टिव में पूछा गया था कि पाटलिपुत्र में क्या क्या अवस्थित है उसका नाम लिखे। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, तो आपको उससे समझे रहिएगा तभी तो लिखाएगा ना। तो आप समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाटलिपुत्र में क्या क्या अवस्थित है, तो ध्यान से आप सभी विद्यार्थी इंट्रोडक्शन प्लीज मेरा जरूर सुनिए। तो पाटलिपुत्र में गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, जैविक उद्यान, अवशेष महावीर मंदिर, यह सभी पटना में स्थित है। और गुरुद्वारा भी कहाँ, गुरुद्वारा भी पटना में ही स्थित है। और गुरुद्वारा सिखों का था, जो कि सिख धर्म का था गुरुद्वारा। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम यही पटना है। तो ये इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ना, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर बताइएगा कि यह इंट्रोडक्शन पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि ना। और सभी क्वेश्चन हम समझा देंगे, तो प्लीज़ रिवाइज किया गया जरूर पढ़िए। ABCD टिक करने से नहीं होता है। ABCD हम भी आते हैं, ABCD टिक करा देते, तो ऐसे ऐसे पढ़ाई होगा जब आपको समझ में भी नहीं आए कुछ हो, और जब आपसे का क्वेश्चन भी छूट जाए फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो कौन फ़ायदा पढ़ाई करने से। तो वैसे पढ़िए जहाँ आपको सही तरीके से समझ में आए, जहां आपके लिए फ़ायदे के लिए हो, जहां आपका एग्ज़ाम में बेहतर हो पाए, तो वैसे जगह आप लोग चुनकर पढ़िए। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़िए, आपको हम 100% समझा देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विद्यापति कौन थे। तो सबसे पहले आता है विद्यापति कौन सा पाठ लिखा है, तो विद्यापति कौन सा पाठ लिखा है, तो आलस सला को लिखा है। कौन सा लिखा है, तो आलस सला को लिखा है। किसने, तो आलस सला को विद्यापति ने लिखा है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि आलस सला के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। विद्यापति को क्या कहा गया, तो मैथिल कोकिला कहा गया। क्या कहा गया है, तो मैथिल कोकिला कहा गया। विद्यापति को क्या बोला गया है, तो मैथिल कोकिला के नाम से जाना गया। किन्हें, तो विद्यापति को मैथिल कोकिला के नाम से जाना गया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मैथिल कवि कौन है, तो मैथिल पति विद्यापति को कहा गया। 2 का राइट आंसर ए वाला होगा। क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि विद्यापति कौन थे, तो मैथिल कवि थे। राइट आंसर ए वाला होगा, मैथिली कवि थे, यानी मैथिल कवि थे। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। और आलसला में क्या हुआ था, तो आलसला में आग लगा दिया गया था। किसके द्वारा, तो आलसला के कर्मचारियों के द्वारा, जो कि मंत्री बीरेश्वर ने लगवाया था। तो आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। और आलसला में टोटल कितने आदमी थे, तो आलसला में टोटल आलसियों की संख्या 4 थी। जो सच में आलसी थे उसकी संख्या 4 था। और
आला सला में बहुत सारा बनावटी आलसी आ गया और अन्न और भोजन ग्रहण करने लगे, जिससे आला सला का खर्च बेवजह बढ़ गया। अतः अधिक खर्च को देखकर आला सला के कर्मचारियों ने आला सला में आग लगा दिया गया। और मिथिला का मंत्री किसने लगवाया? तो मिथिला का मंत्री बृहस्पति ने लगवाया। 2023 के पेपर में पूछा था यह क्वेश्चन कि बृहस्पति का स्वभाव कैसा था। 2023 के कुछ पेपर में पूछा गया और 2024 के दोनों के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न थे कि मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री बृहस्पति का स्वभाव दयालु था। क्या था? तो दयालु था मंत्री बृहस्पति का स्वभाव। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। दयालु यानी दानशील था, यानी दानी व्यक्ति था, जो कि प्रतिदिन यह 4 आलसी थे ना जो आला सला में, वो उसको अन्न और भोजन ग्रहण करने के लिए देता था। कौन देता था? तो यही मिथिला का मंत्री जो कि बृहस्पति था वही देता था। तो आपको समझ में आया। और आला सला में जब आग लगा गया तो आला सला में हल्ला होने लगा और सभी जितने भी धूर्त यानी बनावटी आलसी, बाहरी आलसी यानी बाहर से जो भी आए थे नकली आलसी, वह सभी भाग गए। परंतु जो सच में यह 4 आलसी थे ना, कौन वाला? तो यह 4 आलसी जो सच में थे ना, वो सोए हुए रह गए, आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने मुंह ढक कर कहा कि यह हल्ला कैसा, यानी ये कोलाहल कैसा। प्रथम आलसी ने कहा यह हल्ला कैसा, ये कोलाहल कैसा। दूसरे आलसी ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो, सॉरी दूसरे, हाँ यही बोला था। दूसरे आलसी ने बोला था, पहले आलसी ने बोला कि ये हल्ला कैसा। दूसरे आलसी ने बोला लगता है इस घर में आग लग गया। ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन प्लीज आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा। कि पहले ने बोला क्या, पहला आलसी ने क्या बोला कि लगता है मतलब ये हल्ला कैसा, यानी ये कोलाहल कैसा हो रहा है, ये शोर कैसा। आप लोग जिस भी प्रकार से बोलना चाहे बोल सकते हैं। और दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गया है। क्या बोला? तो दूसरे ने बोला लगता है इस घर में आग लग गया है। और तीसरे ने बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को हमके ऊपर ढक दे ताकि हमारा सुरक्षा कुछ हो पाए। और चौथे ने बात बोला कि यारे बचाल कितना बातें करते हो, चुपचाप रहो यानी चुपचाप सो जाओ। चौथा तो यही चारों आलसी के नीचेहीन अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे, यह चारों आलसी। तो आपको समझ में आया कि ना? आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइए कि कितना अच्छा इंट्रोडक्शन हम अभी आपको दे पाए। और आला सला में नियोगी पुरुष आया और यह चारों आलसियों को केस पकड़ के यानी बाल पकड़ के आला सला से खींचते हुए बाहर निकाल दिया गया। जो कि यह चारों आलसी को किसने बाहर निकाला था? नियोगी पुरुष यानी दयावान पुरुष था, वही निकाला। तो आपके ऑप्शन में नियोगी पुरुष भी देगा या दयावान भी पुरुष देगा, तो आप सभी विद्यार्थी कन्फ्यूज मत होइएगा प्लीज़। इसीलिए इंट्रोडक्शन हम देते हैं ताकि हमारा विद्यार्थी भटक ना पाए और सही ऑप्शन सही तरीके से सही सटीक और सही आंसर पढ़ पाए। तो आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ए वाला होगा, 2 का राइट आंसर ए वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2026 के पेपर में पक्का पूछेगा यह प्रश्न। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो यह शरद ऋतु में मनाया जाता था, जो कि गर्मी महीने में। राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। और पाटलिपुत्र में क्या मनाया जाता था? तो यही कौमुदी महोत्सव। क्या मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में यही जो कि कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और किसने शुरू किया था? तो गुप्त वंश वालों ने शुरू किया था। किसने? तो गुप्त वंश वालों ने शुरू किया था पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव। तो आपको याद रखना है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था गुप्त वंश के संस्थापक। और गुप्त वंश के शासनकाल में ही किसका क्या हुआ था? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता था? 2026 के पेपर में यह सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता था। तो आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं ना, क्या करते हैं? तो आजकल जिस तरह हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल का अर्थ क्या होता है? पुराने समय यानी बहुत पुराने समय में प्राचीन काल यानी पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आज तरह हम लोग दुर्गा पूजा उसी प्रकार मनाते हैं। जिस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था यानी पाटलिपुत्र में। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको यह समझ में आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है नीतिकार आलस्य को क्या मतलब नीतिकार द्वारा किसे शत्रु माना गया है? तो नीतिकार द्वारा आलस्य को शत्रु माना गया। 4 का राइट आंसर ए होगा, आलस्य को शत्रु माना गया। और किसके द्वारा? तो नीतिकार के द्वारा। और नीतिकार द्वारा आलस्य को क्या माना गया? तो नीतिकार द्वारा
द्वारा आलस्य को यही शत्रु माना गया। क्या माना गया है? तो यही शत्रु माना गया। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेयी था। राइट आंसर ये वाला होगा, मैत्रेयी था। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसका शिक्षा दिया था? तो अब याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। क्या दिया था? तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। कौन? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने। क्या दिया था? तो आत्म तत्व। क्या दिया था? तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। कौन? तो याज्ञवल्क्य ने किसको दिया था? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। तो ध्यान से मेरा इंट्रोडक्शन जरूर सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपसे पूछता है कि जनक के सभा में कौन प्रसिद्ध थी? तो जनक के सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। कौन प्रसिद्ध थी? तो जनक के सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। और महाभारत में किसका वर्णन है? तो महाभारत में सुलभा का वर्णन है। किसका? तो महाभारत में सुलभा का वर्णन है। यही तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम 2026 में पूछ लिए जाएंगे। पूछेगा आपसे कि जनक के सभा में कौन प्रसिद्ध है? तो गार्गी है। महाभारत में किसका वर्णन मिलता है? तो सुलभा का वर्णन मिलता है, जो कि कवित्री है। आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। संस्कार पराया कितने होते हैं? संस्कार पराया कितने होते हैं? तो संस्कार टोटल 16 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ए वाला होगा, 16 प्रकार के होते हैं। इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 5 भागों में बांटा गया है। और एक क्वेश्चन पूछेगा विवाह संस्कार कितने होते हैं? तो विवाह संस्कार हमारा एक होता है। कितना होता है? तो एक होता है। और विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं? तो अनेकों प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जिसमें सिंदूर दान, वागदान, 7 फेरा लेना और लज्जा होम, सप्तपदी, यह सभी के संस्कार में आता है। तो विवाह संस्कार में आता है, जो कि विवाह संस्कार सिर्फ और सिर्फ एक होता है। कितना? तो एक होता है। और अंत्येष्टि संस्कार कितने होते हैं? तो अंत्येष्टि संस्कार भी एक होता है। कितना होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार भी एक होता है, जो कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद, यानी जब मनुष्य मर जाता है उसके बाद संस्कार जो किया जाता है, उस संस्कार का नाम दाह संस्कार है या अंत्येष्टि संस्कार। आप लोग किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार। और संस्कार शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। बचपन संस्कार कितने होते हैं? तो बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? तो बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। और जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? तो 3 संस्कार होते हैं। तो आपको याद रखना है। क्या इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएगा? इससे बाहर बिल्कुल नहीं बना पाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन संस्कार से पूछेगा, इसी से मतलब इसी से रिलेटेड पूछेगा, इसी में से पूछ लिया जाएगा। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। तो वैसे ही हम पढ़ाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके एक छोटा सा प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो को एंड होने के बाद, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि हमको मोटिवेट हो पाए और आपके लिए अच्छे तरीके से हम मेहनत करें और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का क्लास हम ले पाए रेगुलर। तो आप सभी प्लीज़ छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो एंड होने के बाद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? वही क्वेश्चन पूछा ना, हम बताए भी थे कि यही सभी क्वेश्चन आएगा। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मतलब अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसका शिक्षा दिया था? तो सबसे पहले पूछेगा किसका शिक्षा दिया था? तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। किसका? तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। और किसको दिया था? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। तो राइट आंसर ये वाला होगा, अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। जनक की सभा में कौन थी? तो जनक की सभा में गार्गी थी। और महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का वर्णन है। किसका? तो महाभारत में सुलभा का वर्णन है। तो आपको क्या करना है, तो सभी क्वेश्चन को समझ के बारीकी तरीके से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ऋषि लोग प्राप्त करने के लिए, यानी ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो हमेशा सत्य का मार्ग अपनाते हैं। 8 का राइट आंसर बी वाला होगा, सत्य का मार्ग अपनाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा किसकी जीत होती है, यानी किसकी जय होती है। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपसे बनना चाहिए। तो किसकी जीत यानी जय होती है? तो सत्य की हमेशा जीत होती है और जय भी होती है सत्य के ही। और ऋषि लोग क्या है? तो ऋषि लोग भी सत्य का मार्ग अपनाते हैं देवलोक को प्राप्त करने के लिए। और देवलोक क्या है? तो देवलोक भी सत्य का खजाना है। क्या है? तो देवलोक भी सत्य का खजाना है। और एक क्वेश्चन पूछेगा किसकी जीत नहीं होती है?
तो किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनेगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में से जितना हम बता देते हैं ना, वही वही सभी क्वेश्चन आपके 2026 के पेपर में छप जाएंगे और आपको सभी क्वेश्चन 100% समझ में भी आएगा। तो 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बचपन में, क्या पूछा है, बचपन में, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में हमारा टोटल 6 संस्कार होते हैं। राइट आंसर डी वाला होगा, 6 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व टोटल 3 संस्कार होते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। थोड़ा सा मोटा चल रहा है, इसको पतला कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है। क्या हम आपको यह नहीं पढ़ाए हैं जस्ट अभी ऊपर? तो मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है, तो अंत्येष्टि संस्कार यानी दाह संस्कार कराया जाता है, जो कि एक होता है। राइट आंसर हमारा डी वाला होगा, एक होता है। क्या होता है, तो एक होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो राइट आंसर डी वाला होगा। हमसे पूछा व्यक्ति के मरने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, तो यही अंत्येष्टि संस्कार को दाह संस्कार भी बोला जाता है। क्या, तो दाह संस्कार भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में दाह संस्कार भी रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। अतः जन्म से पूर्व टोटल 3 संस्कार होते हैं। कई बार यह क्वेश्चन को बता दिए हैं। राइट आंसर सी वाला होगा कि 3 संस्कार होते हैं जन्म से पूर्व। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। यह क्वेश्चन काल वाला क्लास में कराए थे। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है। और तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सी वाला होगा। 12 का राइट आंसर सी होगा। और आप चलिए रिलेटेड क्वेश्चन इससे पढ़ लेते हैं, कौन कौन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आपसे पूछेगा वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद के नाम क्या क्या होता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यह सभी वेद के प्रकार होते हैं। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तो आपसे पूछेगा वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग टोटल 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के वेदांगों का नाम लिखे आता है क्वेश्चन 2 नंबर में। क्या, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वेदांगों के नाम लिखे। तो वेदांग टोटल आप लोग लिखिएगा कि वेदांग टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित है। कौन कौन से होते हैं, तो कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, यह सभी किसका है, तो यह सभी हमारा वेदांग के प्रकार होते हैं। 6 प्रकार के टोटल। और उपनिषद की संख्या टोटल कितने होते हैं, तो उपनिषद की संख्या 108 होता है। कितना होता है, तो 108 होता है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, उपनिषद की संख्या टोटल 108 होता है। कितना, तो 108 होता है उपनिषद की संख्या। तो आपको याद रखना है। और पुराण कितने होते हैं, तो पुराण हमारा 18 प्रकार के होते हैं। कितने, तो पुराण हमारा टोटल 18 प्रकार के होते हैं। तो यही सभी क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी। तो अगर हम इस तरह पढ़ाए हैं आपको, तो समझ में आपको आया कि ना। अगर आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा वेदांग कितने होते हैं, उनके नाम लिखे, तो आप लोग लिख पाइएगा कि नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आप लोग लिख पाइएगा कि नहीं। हम आपको बढ़िया तरीके से समझाए भी है, उसका हल भी बता दिए है कि कौन कौन सा होता है। तो पढ़ाने का अर्थ भी यही होता है, और पढ़ने में भी मज़ा ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। और एक क्लास हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी पूरा मेहनत और लगन के साथ पढ़िए। और एक मेरा मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो पाए, ताकि आपके मतलब सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का क्लास रेगुलर हम कर पाए। तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर ऐसा कीजिए प्लीज़। आप सभी विद्यार्थी कमेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरा मन उदास हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो शिक्षा संस्कार हम बताए हैं 5 होते हैं। बचपन में संस्कार 6 होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। विवाह संस्कार 1 होता है। मरने के बाद व्यक्ति को अंत्येष्टि संस्कार 1 होता है। तो हमसे पूछा है शिक्षा संस्कार, तो शिक्षा संस्कार टोटल हमारा 5 होते हैं। राइट आंसर डी वाला होगा। तो कौन वाला होगा, तो डी वाला होगा। तो आपको क्या करना है, तो समझकर याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना में यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी सिख किस धर्म के गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के गुरु थे, पहले क्वेश्चन यह पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म के गुरु थे। यही क्वेश्चन पूछता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म के गुरु थे, तो यह सिखों के गुरु थे। और सिखे को कौन से गुरु थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे,
तो सिखों के 10वें गुरु थे। इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बन पाए। 10वें और अंतिमवें गुरु थे जो कि गुरु गोविंद जी थे। और प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे जो कि सिखों के प्रथम गुरु यानी पहला गुरु थे। क्या था? ध्यान से इंट्रोडक्शन सुनने का प्रयास कीजिए। गुरु नानक देव जो कि प्रथम गुरु थे यानी पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु थे जो कि गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। कौन से गुरु? तो 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। तो इससे बाहर क्या आपका एग्जाम में बन पाएगा? और यह तीनों के तीनों गुरु हुए तो वह सिखों के गुरु हुए। कौन से? तो सिख धर्म के ही गुरु हुए। और सिख संप्रदाय के लोगों के लिए कौन महत्वपूर्ण था? तो पाटलिपुत्र पटना महत्वपूर्ण था सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखना है, पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में पूछेगा। सभी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कोई भी न कोई ईयर में पूछा गया है। आप सभी विद्यार्थी प्रीवियस ईयर जब पढ़िएगा ना तो आपको पता चल पाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, विवाह संस्कार कितने होते हैं? आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को फोड़ डालिए। कई बार वो क्वेश्चन बताए हैं कि विवाह संस्कार कितने होते हैं। विवाह संस्कार एक होते हैं और मरने के बाद भी व्यक्ति को एक संस्कार किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तो ए वाला होगा। ओन संस्कार होता है विवाह संस्कार। और आपसे पूछेगा विवाह संस्कार में क्या क्या होता है, वर्णन करें। और विवाह संस्कार कितने होते हैं सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपसे लिखाएगा कि नहीं। तो विवाह संस्कार में आप लोग लिख दीजिएगा कि विवाह संस्कार एक होते हैं जिनके नाम इस प्रकार है, जिसमें अनेकों प्रकार के कर्मकांड होते हैं। सिंदूरदान, वागदान, 7 फेरे लेना, लज्जा होम, सप्तपदी, यह सभी क्या होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। जो भी होता है वो को लिखना रहता है। तो 2 नंबर हमारा मुट्ठी में हो जाता है। तो वही कितना 2 नंबर कितना लेना आसान है आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से पढ़िए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका है? तो हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का मुंह किससे ढका है? तो हिरण्य पात्र से ढका है। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। सत्य का मुंह आपसे पूछ देगा सत्य का मुंह किससे ढका है? तो सत्य का मुंह हिरण्य पात्र से ढका है। और यहाँ पे पूछा है हिरण्य पात्र का मुंह किससे ढका है? क्वेश्चन घुमाकर पूछा है। तो राइट आंसर हमारा बी ए वाला होगा। सत्य का मुंह किससे ढका है? तो हिरण्य पात्र से ढका है। और असत्य का जीत कभी भी नहीं हो सकती है, तो आपको याद रखना है असत्य की जीत कभी भी नहीं हो सकती है। और पाप तो व्यक्ति को करना ही नहीं चाहिए, तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं? तो ऋषि लोग हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं? तो भगवान सूर्य की वंदना कर रहे हैं। राइट आंसर ए वाला होगा। भगवान सूर्य की वंदना कर रहे हैं। और सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो आदित्य होता है। क्या होता है? तो आदित्य होता है सूर्य का पर्यायवाची। तो आपको याद रखना है कि आदित्य का पर्यायवाची सूर्य होता है। आपके ऑप्शन में आदित्य भी दे सकते हैं, क्योंकि दे सकते हैं नहीं, दिया भी गया है आपके ऑप्शन में कि ऋषि मुनि डैश हाथ ऊपर उठाकर की धवंती, ये सही करके पूछा गया है। तो आदित्य की प्रार्थना करते हैं। कौन? तो ऋषि मुनि हाथ ऊपर उठाकर, किसमें? तो जल में। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? और यह क्वेश्चन जो कल के क्लास में हम करा रहे थे तो बताए थे कि आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल हम बताए थे। तो कोई भी विद्यार्थी अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया कमेंट बॉक्स में, तो आप सभी विद्यार्थी से वही एक मेरा हौसला को तोड़ देता है कि आप सभी विद्यार्थी कमेंट नहीं करते हैं, वही मेरा तोड़ देता है हौसला को। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। और आपके क्वेश्चन बैंक में 2000 ईस्वी वर्ष पुराना दिया है। क्या? 2000 वर्ष पुराना दिया है। तो 2000 वर्ष पुराना पर आप लोग टिक मत कीजिएगा, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सी वाला होगा। 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। कितना वर्ष? तो 2500 वर्ष पुराना है। आप लोग 2000 पे टिक मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण भगवान सूर्यदेव का पुत्र था। राइट आंसर ये वाला होगा, भगवान सूर्यदेव का पुत्र था। और कर्ण के माता का नाम क्या था? तो कर्ण के माता का नाम कुंती था। क्या था? तो किंती नहीं, कुंती था। क्या था? तो कर्ण के माता का नाम कुंती था। क्या था? तो कुंती था कर्ण के माता का नाम। और आपसे पूछेगा कि कर्ण किसका पुत्र था? तो भगवान सूर्यदेव और माता कुंती का पुत्र था। और जो कि कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था, जन्मजात यानी जन्म से ही मिला था। कौन दिया था? तो भगवान सूर्यदेव ने दिया था। और कर्ण को जब तक यह कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती थी। और कवच और कुंडल जब भी अर्जुन ने क्या किया, मारने का प्रयास किया, उसका कवच और कुंडल रक्षा कर लेता था, जो कि कर्ण का। और कर्ण का कवच और कुंडल अभेद था। अभेद का अर्थ क्या होता है आप सभी विद्यार्थी बता सकते हैं? नहीं ना बताइएगा, हम जानते हैं आप सभी विद्यार्थी कितना लेवल का हो सकते हैं। तो अभेद का अर्थ
क्या होता है? तो जिसे भेदा नहीं जा सकता है। क्या? जिसे भेदा नहीं जा सकता है, यानी जिसे आर पार नहीं किया जा सकता है। आप सभी विद्यार्थी समझिए, जिसे आर पार नहीं किया जा सकता है उसे अभेद कहते हैं, यानी जिसे भेदा नहीं जा सकता है उसे अभेद कहते हैं। तो वही कर्ण और कवच के पास कवच और कुंडल था जो कि जन्म से ही मिला था। क्यों? कौन दिया था? तो भगवान सूर्यदेव ने दिया था। और इंद्र ने क्या किया? तक छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया, ब्राह्मण के भेष में आया और कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया, जो कि कर्ण महादानी था और अंग देश का राजा भी था। क्या था? तो अंग देश का राजा भी कौन था? तो कर्ण था। तो आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी है। फिर जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, उसमें तो हम इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे कि आपको डीपली पूरा समझ में आ जाएगा। तो इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में पूछा गया है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो पहले पूछेगा मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। और मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। उपनिषद की संख्या 108 होती है। कितनी होती है? तो 108 होती है। पुराण की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद टोटल 4 प्रकार के होते हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इन सभी का हम नाम आपको इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और यह व्याकरण का क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। कब? 2023 के पेपर में पूछे गए प्रश्न थे। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इति जोड़ आदि होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ए वाला होगा। इति प्लस आदि होता है। क्या होता है? तो इति प्लस आदि, यानी इति जोड़ आदि होता है इत्यादि का संधि विच्छेद। और व्याकरण का क्लास नहीं चल पा रहा है तो आप सभी विद्यार्थी पहले बुक खत्म कर लेंगे, उसके बाद ही व्याकरण का में हाथ लगाएंगे, यानी शुरू करेंगे व्याकरण का क्लास। और बहुत ही जल्द क्वेश्चन बैंक लाएंगे जो कि चैप्टर वाइज क्या करेंगे। तो 1 से लेकर 14 तक की चैप्टर आपके जितने भी संस्कृत में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव 2011 से लेकर कब, तो 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा इन सभी प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आपको पता चल पाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें भी जरूर कीजिएगा। और बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का क्लास, जो कि ऑब्जेक्टिव का तो चलिए रहा है परंतु सब्जेक्टिव का बहुत ही जल्द चलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी बाहर के तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़िए और हम 100% समझाते जाएंगे आप सभी विद्यार्थी को, और समझ में भी आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आया था? जब हम बता रहे थे कर्ण के पिता का नाम क्या था, उस समय हम बता रहे थे, तो बताए थे कि नहीं कि जो ब्राह्मण के भेष में कौन आया था। तो ब्राह्मण के भेष में भगवान इंद्र आए थे। किसके पास आए थे? तो यह कर्ण के पास आए थे। राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। और इंद्र को क्या बोला गया है? तो शक्र बोला गया है। क्या बोला गया है? तो शक्र कहा गया है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि दधी जी की अस्थियों से क्या बनाया गया था। दधी जी की अस्थियों से, यानी दधी जी के अस्थियों से क्या बनाया गया था। यह क्वेश्चन 2024-23 दोनों के पेपर में पूछा गया था कि दधी जी के अस्थियों से क्या बनाया गया था। तो इंद्र का वज्र बनाया गया था, जो कि यह इंद्र भगवान थे ना, कौन थे? तो यह इंद्र भगवान थे, इसके वज्र बनाया गया था। क्या किया गया था? तो इंद्र भगवान का वज्र बनाया गया था दधी जी के अस्थियों से। क्या? दधी जी के अस्थियों से, यानी हड्डियों से। अस्थियों का अर्थ हड्डियों होता है, हड्डी होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और आप सभी विद्यार्थी बार के तरीके से जरूर पढ़िए और जान सकते हैं कि आपके एग्जामों के लिए कितना ज़्यादा यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो जो भी इंट्रोडक्शन में पढ़ाते हैं उन्हें सुनने का, यानी बार के तरीके से पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ला शत्रुज क्या है। तो ला शत्रुज मतलब शत्रुराज क्या है, मतलब शत्रुराज क्या बढ़ा रहा है। तो शत्रुराज कलह और अशांति दोनों को बढ़ा रहा है। राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। कलह और अशांति दोनों को बढ़ा रहा है कौन? तो शत्रुराज। और एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि यह संपूर्ण संस्कार किस महासागर के अंतर्गत आता है। जरूर पूछेगा 2026 के पेपर में कि यह संपूर्ण संसार किस महासागर के अंतर्गत आता है। तो अशांति महासागर के अंतर्गत आता है। किस महासागर के अंतर्गत? तो अशांति महासागर के अंतर्गत आता है। तो ध्यान में रखना है यह क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है रघुवंशम किनकी कृति है। तो रघुवंशम किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है, यानी कालिदास ने लिखा है। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। रघुवंशम, मेघदूतम, यह सभी कालिदास की रचना है, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है।
तो यह सभी क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी फोड़िए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो गांधी सेतु पुल हमारा पटना पाटली यानी पाटलिपुत्र में स्थित है। राइट आंसर हमारा डी वाला होगा, पटना यानी पाटलिपुत्र में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है मतलब गांधी सेतु पुल? तो गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो गंगा नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री बृहस्पति का स्वभाव दानी था, दानशील था, दयालु था, आप लोग किसी भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर ए वाला होगा, दानशील यानी दयालु था। 2024 एंड 26 सॉरी 2024 एंड 25 के पेपर में और आपके 2023 के पेपर में यह दोनों पाली में मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, कर्ण के पास कवच और कुंडल कौन ले लिया था? यानी कर्ण के कवच और कुंडल कौन ले लिया था? कौन ले लिया था? इंद्र ने ले लिया, छलपूर्वक ब्राह्मण के भेष में आया, ले लिया और ताकि अर्जुन की सहायता कर पाए और कर्ण आसानी से हार पाया और अर्जुन आसानी से जीत पाए, इसीलिए तो ले लिया। इंद्र ने बहुत छल किया। अगला नंबर क्वेश्चन है भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे? तब भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे? तो धन विहीन थे यानी शिक्षा भी नहीं था, शिक्षा विहीन भी थे यानी धन भी नहीं था, या शिक्षों से विहीन थे यानी अक्किल उकिल नहीं थे, कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे यानी अनेकों प्रकार से कठिन से जीवन व्यतीत कर लेते। हमारा राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा। क्या होगा? तो इनमें से सभी, राइट आंसर डी होगा, सभी वो थे। और भिखनटोला में कौन आया था? तो शिक्षक आया था। शिक्षक ने किसे पढ़ाया? तो राम परवेश राम को पढ़ाया था। राम परवेश राम ने प्राथमिक विद्यालय में यानी स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया और आगे जाके आईएएस आईपीएस बन पाया राम परवेश राम। राम परवेश राम कौन था? तो करमवीर था, जो कि करमवीर कथा में भिखनटोला का वर्णन किया गया है। और भिखनटोला कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। शिक्षक कैसा था? तो नवीन दृष्टि संपन्न था। शिक्षक ने 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो शिक्षक ने 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया, विश्वविद्यालय नहीं, प्राथमिक विद्यालय। ध्यान से इंट्रोडक्शन सुनने का प्रयास कीजिए। तो शिक्षक ने 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया और कितने दूरी पर? तो 1 कोस की दूरी पर। कितने दूरी पर? तो 1 कोस की दूरी पर। तो आपको याद रखना है। क्या इससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछेगा? इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसी समय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समझ में आया कि ना? आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपसे 100% लिखा जाएगा कि क्या क्या था उस गाँव के लोग और कौन कहाँ थे। आपसे तो ये आराम से बन पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय हमेशा सत्य से प्राप्त होता है और सत्य से प्राप्त नहीं होता है। हमारा राइट आंसर डी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर। तो यह क्वेश्चन का आंसर हम ऊपर बताए हैं कि भिखनटोला गांव कहाँ स्थित है। तो इसमें से ए में दिया गया है बिहार दिया गया है, बी में दिया गया है राजगीर और सी में दिया है भागलपुर, डी में दिया है पाटलिपुत्र। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक छोटा सा कमेंट प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा। हमारा मोटिवेशनल के लिए आप सभी विद्यार्थी जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए मेहनत कर पाए और सब्जेक्टिव का क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दे। तो आप सभी विद्यार्थी ऐसा जरूर कीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।